Hi everyone, this is Professor Sujata Sharma and we are continuing with our video series on the World Obesity Week. Today we're going to be talking about the topic that everybody wants to know more of, and that is exercise. And we have an expert who's going to answer all our questions on that, Dr. Mriga Jain. Welcome, Dr. Mriga Jain. Thank you so much, Dr. Sujata, for inviting me on board, and I'm very grateful to share this platform with you. Let me introduce our speaker. Dr. Mriga Jain has graduated from DU, that is Delhi University, with a master's degree in neurological physiotherapy. Currently, she is working as a researcher in the Metabolic Research Group at the Department of Medicine at AIIMS New Delhi. And her interests are metabolic illnesses, including diabetes, obesity, liver diseases, and hypertension. So, Dr. Mriga, let's get started with the questions. The first question is, exercise sab log karna chahte hain, because we know that that is what is going to take us to good health. But कौन सी exercises करनी चाहिए? जरा आप बताइए. बेसिकली हम एक्सरसाइजेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक. एरोबिक एक्सरसाइजेस हो जाए जो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन का यूज करके हमें कॉन्टिन्यूस एनर्जी प्रोवाइड करता है. ऐसी एक्सरसाइजेस को हम 2 मिनट से ज्यादा तक और बिना रुके कर सकते हैं, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग. और दूसरी तरफ है हमारी एनारोबिक एक्सरसाइजेस. ये ऑलरेडी ही एनर्जी जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट एनर्जी है, हमारी मांसपेशियों में जमा है, उसी को यूज करके शॉर्ट मूवमेंट्स प्रोड्यूस करती है. इसके लिए हमें अलग अलग डिवाइसेस की यूज करना पड़ता है, जैसे कि हो गए हमारे डंबल्स हो गए, वेट कर्ल्स हो गए. आप इसके लिए इलास्टिक बैंड्स, थेरालूप, थेरा बैंड्स का भी यूज कर सकते हैं. अगर आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है तो आप घर में ही नमक की थैली बना लीजिए, छोटे वेट सैंड बैग्स बना लीजिए, या फिर आप अपनी बॉटल्स का यूज करके आधा लीटर, 1 लीटर इसी से एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. इससे हमारा मसल स्ट्रेंथ, मसल पावर ये सब इंक्रीज होता है. सो बेसिकली ये हमारी दो फॉर्म्स ऑफ मेजर एक्सरसाइजेस है. सो दैट इज सो यूजफुल टू नो कि हम घर में ही वेट्स बना के खुद से एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. दैट इज वंडरफुल. So that means we don't even have to go to the gym to make ourselves healthy. Second question is, Dr. Mriga, लोग कहते हैं कि walking कर लो and that is enough. What do you think? Is walking enough? देखिए, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि वॉकिंग को हम बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बोलते हैं, लेकिन कई बार जिनको आर्थराइटिस प्रॉब्लम है, उनके घुटनों में, बैक में पेन रहता है या पैरों में सूजन, एडिमा आ जाता है, उनके लिए वॉकिंग करना भी मुश्किल है और वॉकिंग करने के बाद कभी कभी उनकी दिक्कतें और बढ़ जाती हैं. तो ऐसे केस में हमें उनको वॉकिंग नहीं सजेस्ट करते हैं. और मैं आपको बात बताती हूँ, अगर हमारे बॉडी में 1 kg वेट ऐड होता है फैट के रूप में, वॉकिंग करते टाइम वो हमारा 5 kg तक नीज पे पड़ता है एडेड वेट. तो जिससे हमारे चांसेस ऑफ इंजरीज बढ़ जाते हैं वॉकिंग करते समय. तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी वॉकिंग नहीं करना चाहिए. इस केस में वो अदर फॉर्म ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेस यूज करते हैं, जो कि उनके लिए मांसपेशियों में कम स्ट्रेस पहुंचाती है, जैसे हमारा लंजेस हो गए, ब्रिजिंग हो गया, हम स्क्वाटिंग कर सकते हैं. और हम उनको ये वाली एक्सरसाइज बता सकते हैं कि आप वेट रिडक्शन भी इन्हीं फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस से कर सकते हैं. And Dr. Mriga, I have heard that running is also very good and many people feel that running is the way to go. आपको क्या लगता है रनिंग के बारे में, आप क्या बोलेंगे? क्या डूज एंड डोंट्स हैं और किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल डॉक्टर सुजाता, रनिंग बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज है, लेकिन हम ये दे सकते हैं हमारे एडोलेसेंट्स को, मतलब जो अपने टीनेज फेज में है, या फिर हमारे यंग एडल्ट्स को जिनके नीज पे या उनके लोअर लिम्स पे अभी इतना स्ट्रेस नहीं पड़ा या उनकी हड्डियां भी मजबूत है. रनिंग क्योंकि बहुत ही हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, तो हम अपने नॉर्मल पेशेंट्स को, ओबीज पेशेंट्स को रनिंग एडवाइज नहीं करते. हाँ, अगर कोई यंग एडल्ट है, टीनेज है और उनको वेट रिड्यूस करना है, अपनी तंदुरुस्ती बढ़ानी है, बॉडी में कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस इंक्रीज करना है, तो वो रनिंग कर सकते हैं. अब रनिंग के मैं आपको टिप्स बता देती हूँ. रनिंग करने के लिए सबसे पहले कंफर्टेबल शूज पहनने बहुत जरूरी है. आपके उसमें सपोर्टेड आर्च होनी चाहिए और लेसेस अच्छे से टाइट होने चाहिए, आप रनिंग के टाइम गिर ना जाए. उसके बाद अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए. उससे पहले अपने कार्ब्स जरूर इनटेक कर लीजिए रनिंग से पहले. एंड उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि आप अपनी मसल्स को, स्पेशली थाई मसल्स को स्ट्रेच करके अच्छे से वार्म अप कर लें. और इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये सब नहीं करना है. आपको कभी भी वाटर बॉटल लेके नहीं रन करना है, उसको पहले ही पानी पी के रख देंगे. उसके बाद स्ट्रेचिंग करते समय ओवर स्ट्रेच करके पहले ही मसल में इंजरी ना लेकर आए.
और कभी भी नैरो पाथ्स में या साइक्लिंग ट्रैक्स पे रनिंग ना करें। जो स्पेशली रनिंग ट्रैक्स बने हैं उसी पे ही आप रनिंग करेंगे। और अपर वर्कआउट ना छोड़ें बिल्कुल भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें लोअर बॉडी यूज होनी है, नहीं, अपर बॉडी वर्कआउट करना भी बहुत जरूरी है रनिंग से पहले। Okay. Dr. Mriga, please tell us something about YouTube exercises. वो जो लोग YouTube को देखकर exercises खुद करते हैं, कई बार मैं भी करती हूँ, and I want to know कि क्या वो safe है, क्या वो recommended है? जी देखिए, डॉक्टर से ज्यादा यूट्यूब एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट की तरह हमारे लाइफ में आया था। अब उस पे एजुकेशनल वीडियोस पोस्ट होते हैं। इनिशियली पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी एंटरटेनमेंट के लिए है, कौन सी एजुकेशन के लिए, तो वो हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए दोनों वीडियोस में। और उसके बाद हमारे पास इतने सारे एक्सपर्ट हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं अवेलेबल, जिनसे हम सलाह ले सकते हैं। कुछ हमारी स्पेसिफिक ऐसे डिजीजेस हैं जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड, हमारे लिवर डिजीजेस, हमारे कार्डियक डिजीजेस जो होती हैं हार्ट कंडीशंस में, उनके लिए हम स्पेसिफिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाते हैं ना डॉक्टर से। सेम इसी तरीके से एक्सरसाइजेस भी प्रिस्क्राइब्ड होती हैं। हमें पता नहीं होता एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन के प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, हमारे कैसे टाइप की एक्सरसाइज है, किस टाइम पे करनी चाहिए, वो सब पे डिपेंड करता है। तो हमें अपने जो भी नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट या हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर से पूछ करके ही सलाह लेकर एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि हमें यूट्यूब देखकर एक्सरसाइज ना करें, एक बार अपना रिजीम बनवा लें और फिर उसको अपने आप करते रहें। Okay. So I think this is for the viewers who are always, looking at YouTube and then thinking कि ये exercise अगर उसमें हो रही है तो हम भी कर सकते हैं. This is very, very useful advice for them. And what about those people who feel कि इतना busy schedule है हमारा कि हमारे लिए exercise के लिए हम time नहीं निकाल पाते हैं. आप उनके बारे में क्या बोलोगे? उनको क्या advice? हेल्थ इज वेल्थ। अगर हम अपनी बॉडी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे तो फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ही बिजी है, नहीं मिल रहा टाइम, तो आप कर सकते हैं कि देखिए आपने अपना एक्सरसाइज रिजीम बनवा लिया आपके डॉक्टर से, आप उसकी एक्सरसाइजेस ब्रेक कर लीजिए छोटे छोटे 10 to 15 मिनट्स के पार्ट्स में। उसको दिन भर में 3 से 4 बार दोहरा लीजिए। उससे आपका पूरा एक दिन का 60 मिनट्स का फिजिकल एक्टिविटी वाला फ्रेम खत्म हो गया। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं वो भी नहीं कर सकती, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है, अपने वर्क प्लेस पे हम बैठे हैं, या जो विमेन जो बच्चों को देख रही हैं घर पे हैं, तो कुछ सिंपल हमारी चेयर एक्सरसाइजेस हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे चेयर पे ही बैठे बैठे मार्चिंग कर लीजिए, चेयर पे साइड स्टेपिंग कर सकते हैं, आप अपना चेस्ट अपने अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं, अपर लिम्ब स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी डंबल से, वाटर बॉटल से एक्सरसाइजेस बताई थी, तो अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे, आगे की तरफ उठाएंगे। तो ये इससे आपकी एक फिजिकल एक्सरसाइज ना होके फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, जो कि हमें नीट बोलते हैं हम, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। हमारी बॉडी के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि एनर्जी यूज होती है, लेकिन उस टाइम पे हम एक्सरसाइज नहीं करते, बस एनर्जी यूज होती है। तो ये वो वाली एक्टिविटीज हैं जिससे हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी का लेवल बढ़ा सकते हैं। और कुछ स्पेशल टिप्स मैं बताती हूँ। आप मार्केट जाने के लिए या तो साइकिल का प्रयोग करें या पैदल जाएं। अगर आप अपने दफ्तर में ही बैठे हैं तो 1 घंटा 2 घंटा बैठे हो गए हैं, तो जाके एक चक्कर लगाकर आ जाइए अपने ऑफिस का। और अगर आपके वहां पे स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उनका प्रयोग करिए। और अगर आप मेट्रो से या बस से ट्रैवल करते हैं तो एक स्टॉप पहले उतर जाइए और जो बचा हुआ रास्ता है उसको पैदल पार कीजिए। वेरी वेरी यूजफुल टिप्स डेफिनेटली। और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं कल से ऐसे ही करूंगी जैसे आपने बताया, बिकॉज मुझे भी लगता है कि टाइम नहीं है, बट आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया उससे लगता है कि टाइम तो है, बस हम सोच नहीं रहे उस तरीके से। फाइनली डॉक्टर मृगा, जो एक क्वेश्चन है जो अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, दैट दे हैव पेन, उन्हें दर्द होता है, नीज में पेन होता है, एक्सरसाइज करते हैं, कई बार आर्थराइटिस होता है, तो again they have problems in doing exercise, and even after doing exercise they experience pain. So what is your advice regarding that? देखिए, जिनको ऑलरेडी पेन है उनको एक्सरसाइज हमेशा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहिए। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में हमारी बॉडी का मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ हमारी बॉडी पे जोर पड़ता है एक पर्टिकुलर एंगल पे। चलिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। अपने हाथ को ऐसे नमस्कार पोजीशन में रखिए और जोर से दबाइए दोनों पाम्स को।
देखिए आपके मेहनत नहीं लग रही है लेकिन ताकत लग रही है, और ये जो ताकत लग रही है ये आपकी मांसपेशियों को मजबूत करेगा। तो ये एक एग्जाम्पल था आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस का। इससे हमारी मांसपेशियों पे जोर नहीं पड़ता। और अगर आपको लगता है कि आप एक्सरसाइज के नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे आपने बोला आर्थराइटिस, उनके लिए बेस्ट होता है साइकिलिंग करना। साइकिलिंग से उनका वजन कम होगा, उनकी बैलेंस बढ़ेगा, मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और साइकिलिंग में हमारे पूरे नी का मूवमेंट कवर हो जाता है और उससे घुटनों पे स्ट्रेस कम पड़ेगा, तो इसलिए वो साइकिलिंग कर सकते हैं। और जैसा कि आपने बोला कि एक्सरसाइज के बाद दर्द होता है, देखिए कभी कभी हम ऐसे फास्ट मूवमेंट एकदम अपनी बॉडी के साथ कर देते हैं कि एनारोबिक कंडीशन हो जाती है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। उस केस में क्या होता है, हमारी एनर्जी ठीक से प्रोड्यूस नहीं होती और एक लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टिक एसिड हमारा एक बॉडी के अंदर पैदा होने वाला केमिकल है, मांसपेशियों में स्पेशली। अगर ये ठीक से वॉश ऑफ नहीं होता तो ये जमता है और मसल सोरनेस क्रिएट करता है। अब वो मसल सोरनेस हमारी स्ट्रेंथ को कम कर देगी, हमें पेन कॉज करेगी और कभी कभी स्टिफनेस लगने लगती है। पोस्ट एक्सरसाइज स्टिफनेस होने लगती है जिसको हम डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस बोलते हैं। इस केस में हमें 5 मिनट का पहले वार्म अप और 5 मिनट का बाद में कूल डाउन जरूर कर लेना चाहिए, जिससे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन ही ना हो। वंडरफुल एडवाइस डॉक्टर मृगा। आज आई एम श्योर कि जितने लोग हमें देख रहे हैं उनको ये रियलाइज हुआ होगा कि एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है और कितना आसान है। अगर हमने एक बार सोच लिया कि करना है, तो या हमें पेन भी होता है या हमारे पास टाइम भी नहीं है तो भी हम कर सकते हैं। Thank you so much for this wonderful session, Dr. Mriga. And for the viewers, please keep watching us. On these series, we are going to have more such experts coming up and advising you on how to control obesity. Thank you very much.